हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे सभ्यताएं, प्राचीन सभ्यताएं। जब हमने कल्चर स्टार्ट किया था, जब मेले और त्योहार पढ़ रहे थे हम, तो उसके पहले मैंने संस्कृति और सभ्यता में अंतर बताया था। संस्कृति क्या है, विचार है, और सभ्यता क्या है, उसका फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन है। तो प्राचीन समय में हम क्या करते हैं, सभ्यताओं का पता लगाते हैं और उसके आधार पर पता करने की कोशिश करते हैं कि कैसी संस्कृति रही होगी उस समय। तो ठीक, आज फिर स्टार्ट करते हैं हम सभ्यताएं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। हिस्ट्री, इतिहास। क्या है इतिहास, क्या होता है हिस्ट्री, क्यों पढ़ते हैं हम हिस्ट्री? हिस्ट्री पढ़ते हैं हम ताकि हमारे पास्ट से कुछ चीजें सीख सकें, पास्ट से चीजें सीख के वर्तमान में अप्लाई कर सकें और फिर उनसे हमारा फ्यूचर बेटर बना सके। ठीक है, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है हिस्ट्री पढ़ने का। ठीक है, केवल हिस्ट्री का मतलब यही नहीं है कि युद्ध ही पढ़ना है। युद्ध कभी हिस्ट्री नहीं होता, उसका बहुत 1% भाग है। जो युद्ध पढ़ते हैं वो केवल कितना परसेंट भाग है, 1%, या 1% से भी कम भाग है हिस्ट्री का। ठीक है, हिस्ट्री शब्द आया कहां से? हिस्ट्री शब्द एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से आया है। कहां से आया है? हिस्टोरिया से, जिसका अर्थ है लर्निंग। क्या है? लर्निंग, यानी कि सीखना। यानी कि हम हमारे पास से क्या करें, कुछ चीजें सीखें और उनसे हमारा क्या करें, वर्तमान अच्छा बना सके और फ्यूचर और भी ब्राइट बना सके। ये है हिस्ट्री का बेसिक मीनिंग। ठीक है, या फिर इसका एक और मीनिंग होता है नोविंग बाय इंक्वायरी। ठीक है, यानी कि इंक्वायरी करते हुए, यानी कि चीजों को जानते हुए हम क्या करें, हमारी नॉलेज को इंप्रूव कर सके, ताकि हमारा वर्तमान और फ्यूचर को हम और अच्छा बना सके। तो यह है हिस्ट्री का बेसिक मतलब। जो फादर ऑफ हिस्ट्री, जो हिस्ट्री शब्द दिया था, वो दिया था हेरोडोटस ने। हेरोडोटस, तो इनको ही कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता, इसको कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। किसको कहते हैं? हेरोडोटस। ऐसे राजस्थान की बात करें तो एक बुक है, एन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। किसकी किताब है, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। रीमा पूजा, रीमा पूजा की बुक है ये। ठीक है, तो हमने देखा कि हिस्ट्री ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है लर्निंग या नोइंग बाय इंक्वायरी। यानी कि कुछ चीज जानते हुए हम हमारी नॉलेज को इस तरह इंप्रूव करें ताकि हमारा जो प्रेजेंट है इसको हम और अच्छा बना सकें, हमारी पिछली गलतियों से कुछ चीजें सीख सकें और उन्हें इम्प्लाई करते हुए हमारे फ्यूचर को क्या कर सकें, और ज्यादा ब्राइट बना सकें। ठीक है, और जो हिस्ट्री शब्द जो दिया था, तो हिस्ट्री के पिता कौन कहलाते हैं? हेरोडोटस। ऐसे राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो एक बुक है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। किसकी बुक है? रीमा पूजा, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो ये है हिस्ट्री का बेसिक सा इंट्रोडक्शन, इसको लिखो। ठीक है, तो हिस्ट्री जो है ग्रीक शब्द है एक हिस्टोरिया, जिससे मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है लर्निंग या नोविंग बाय इंक्वायरी, यानी कि पिछली चीजों से सीखना। फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं हेरोडोटस को। ठीक है, और राजस्थान के संदर्भ में एक बुक है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, जो कि रीमा पूजा की। ठीक है, अब हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन देखते हैं। हिस्ट्री, हिस्ट्री को अलग अलग भाग में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, एक है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री इसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। एक है प्रोटो हिस्ट्री, आद्य इतिहास। और एक है हिस्ट्री। ठीक है, तो ये हिस्ट्री को हमने मेन 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है। ठीक है, प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल, आद्य इतिहास काल और इतिहास काल। ठीक है, तो कैसे कैसे इनको बांटा है वो देखते हैं। प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल, इसका मतलब है कि इस समय का हमारे पास कोई भी रिटर्न एविडेंस नहीं है। ठीक है, कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं, लिखित साक्ष्य नहीं। तो इसका पता कैसे चला हमें? केवल आर्कियोलॉजिकल साइट से, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा, जैसे कोई पत्थर मिल गया, कोई मूर्ति मिल गई,
या कोई मन का मिल गया, ऐसे जो भी चीज मिले उनसे ही हमें इनका पता लगा है। तो जानकारी किसे मिली? आर्कियोलॉजिस्ट की खोज से ही हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसमें जो मेनली आती है वो आती है स्टोन एज। क्या आती है? स्टोन एज, पाषाण काल। पाषाण काल, ठीक है, इसमें क्या आती है? पाषाण काल, क्योंकि इस समय का हमारे पास कोई भी रिटर्न एविडेंस नहीं है। ठीक है, तो जो भी जानकारी मिलती है वो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो भी खोजा उनके आधार पर ही हम क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो कभी भी हम कंक्लूड नहीं करेंगे कि भाई यहाँ पर ऐसा ही था, हम हमेशा कहेंगे कि यहाँ ऐसा हुआ होगा या रहा होगा या हो सकता है, इस प्रकार से। ठीक है, अब स्टोन एज को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं आगे। ठीक है, एक आता पेलियोलिथिक, पेलियोलिथिक पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण। एक आता है मेसोलिथिक, मेसोलिथिक मध्य पाषाण। और एक आता है नियोलिथिक, नियोलिथिक नवपाषाण काल। ठीक है, स्टोन एज। तो यहाँ पर क्या होगा? कोई भी रिटर्न एविडेंस मिलेगा नहीं, जो भी जानकारी मिलेगी किससे मिलेगी? आर्कियोलॉजिस्ट के फाइंडिंग से मिलेगी। ठीक है, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। तो इस समय इसे पाषाण काल क्यों कहा गया? तो पाषाण काल का यही मतलब है कि इस समय जो भी फाइंडिंग मिले हैं हमें इनके औजारों के रूप में मिली है। ठीक है, इनके जो भी औजार थे उनके आधार पर ही हमें इसकी फाइंडिंग की है, तो इस आधार पर इसे क्या कहा गया? स्टोन एज कहा गया। तो देखो अब इसमें क्या अंतर आएगा? पूरा पाषाण काल, यहाँ पर क्या होंगे? जो भी इनके औजार होंगे वो क्या होंगे? अच्छे नहीं होंगे, मतलब ऐसे रफ टाइप के औजार होंगे। ठीक है, जैसे बढ़िया धार नहीं होगी, ऐसे मोटे काम चलाओ टाइप औजार। ठीक है, तो काम चलाओ टाइप औजार, काम चलाओ औजार। ठीक है, और इस समय पर ये जो भी कार्य कर रहे हैं मानव, वो यहाँ पर केवल 2 ही काम करेगा। एक तो शिकार का, ना तो पशुपालन करेगा ना खेती बाड़ी करेगा, केवल क्या काम है उसका? शिकार का। ठीक है, हंटिंग, आखेट, शिकार करके जीवन निर्वाह। या इसमें एक फूड गैदरिंग भी आ जाता है। क्या आ जाता है? फूड गैदरिंग, खाद्य संग्रहण। अब जो इनके हथियार है वो बहुत ज्यादा फाइन नहीं है, बहुत ज्यादा धारदार नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छे हथियार नहीं है, ना छोटे हथियार है, थोड़े रफ हथियार है और थोड़े बड़े बड़े हथियार है। ठीक है, तो जो ये शिकार करते हैं जनरली किसका करेंगे? इस समय शिकार बड़े जानवरों का शिकार करेंगे। ठीक है, तो अकेला आदमी क्या शिकार कर सकता है कि बड़ा जानवर का? नहीं कर सकता, इसलिए ये क्या करेंगे? ग्रुप में शिकार करेंगे। ठीक है, आपने एक मूवी देखी होगी 10,000 BC, उसमें देखना, उसमें ऐसा ही होता है, एक बड़ा सा वो पड़ा रहता है बाहर बस्ती के, उसका शिकार करते हैं वो, फिर उसको ही सब यूज में लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अभी पका हुआ भी खाना नहीं खाएंगे। ठीक है, कच्चा ही मांस खाएंगे। तो फूड गैदरिंग का काम। अब इसमें भी 3 पार्ट है अलग अलग। निम्न पाषाण काल, तो उसमें नहीं जाएंगे हम डायरेक्ट, केवल यहाँ बेसिक सा कि भाई हाँ ऐसा पाषाण काल था, इसमें ये बेसिक सी चीजें थी। अब जैसे ही हम इधर आएंगे पूरा पाषाण काल से, जैसे ही ना मेसोलिथिक कुछ इंप्रूवमेंट होगा पिछली बार से। जो औजार होंगे वो अच्छे धारदार होंगे, छोटे होंगे, तो उन्हें क्या कहा है हमने? माइक्रोलिथ। वो जो छोटे औजार है उनको क्या कहा है? माइक्रोलिथ, छोटे औजार, छोटे औजार धारदार। यहाँ पर इनकी लाइफ स्टाइल में इंप्रूवमेंट हुआ और यहाँ पर ये क्या करने लगे? पशुपालन का कार्य करने लगे। ठीक है, पशुपालन, पशुपालन। इससे और आगे बढ़े, और ज्यादा पशुपालन से आगे हम क्या करने लगे? खेती का कार्य भी यहाँ पे स्टार्ट होने लग गया, कृषि का कार्य, कृषि का कार्य। और अभी तक यहाँ पर जैसे थोड़ा बहुत जो भी काम होता था वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे हमें 5 किलो की जरूरत है तो इतना ही कर लो इकट्ठा और काम चल जाएगा। यहाँ पर फिर क्या हुआ? सरप्लस भी प्रोडक्शन हुआ है, मतलब अपनी जरूरत, जैसे 5 से 10 किलो इन्होंने प्रोडक्शन किया, तो फिर प्रोडक्शन को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? या पात्र चाहिए, बर्तन चाहिए, तो बर्तन भी यहाँ पे आए। फिर बर्तनों की और ज्यादा रिक्वायरमेंट महसूस होने लगी, तो बर्तनों को ये सजाने के रूप में भी काम में लेने लगे। 2 तरह के बर्तन लगे, एक तो ऐसे
भंडारण के लिए एक सजावट के तौर पे उन पे कुछ चित्रकारी कर दी, ऐसा कर दिया। तो इस प्रकार से ये इनकी लाइफ स्टाइल थी स्टोन एज में, ठीक है। इसमें एक चालकोलिथिक एज भी आ जाती है, चालकोलिथिक या कॉपर एज, कॉपर एज, ठीक है ना, कॉपर एज। इसमें कॉपर भी मिलेगी। जो सबसे पहले धातु, जब हम पढ़ रहे थे मेटल, तो उसमें भी देखा था कि जो सबसे पहले धातु मिली वो कौन सी थी, कॉपर। सबसे पहले कॉपर का यूज स्टार्ट किया आदमी ने, फिर कांसे का, और फिर सबसे बाद में लोहे पर आया, ठीक है, कॉपर एज। इसका जो टाइम पीरियड देखें हम, तो ये लगभग 2.5 लाख BC, ठीक है। ये 10,000 BC से लेकर 4000 BC तक, और ये 4000 BC से लेकर 2500 BC तक, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोटो हिस्ट्री पर। ये आ गया प्री हिस्ट्री, समझ में आ गया कि क्या है। इसमें स्टोन एज आएगी मेनली, ठीक है, स्टोन एज आएगी। और इसमें ज्योग्राफी के हिसाब से, जब हमने वो टाइम टेबल पढ़ा था, उसकी जो सारणी पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था हमने प्लाइस्टोसीन और होलोसीन। तो यहाँ पर क्या है, अभी प्लाइस्टोसीन है। आपने ऐसे इस फिल्म देखी होगी, या 10,000 BC भी देखना, उसमें हल्की हल्की बर्फ जमी रहती है, थोड़ी पिघलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो आती है नियोलिथिक पीरियड में, बर्फ काफी ज्यादा पिघल जाती है, ठीक है। तो इसलिए कृषि करना स्टार्ट हो, खेती करना स्टार्ट पॉसिबल हो पाया, ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री। अब यहाँ पर क्या है, लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, ठीक है। क्या मिलेंगे यहाँ पर, लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य। लेकिन वो साक्ष्य क्या है, बहुत कम। ऐसे साक्ष्य बहुत कम। इसके अलावा यहाँ पर जो साक्ष्य मिले उन्हें हम पढ़ भी नहीं पाए हैं अभी तक, ठीक है। उनको क्या नहीं कर पाए हम, डेसिफर, डेसिफर कहते हैं इसको, डेसिफर, या पढ़ नहीं पाए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि तो मिली है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए अभी तक, ठीक है। तो अगर पढ़ पाए तो और ज्यादा जानकारी मिल पाए हमें। तो यहाँ पर साक्ष्य तो मिले, यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं मिले। यहाँ पर साक्ष्य तो है, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए। तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, IBC, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। और वैदिक पीरियड भी इसमें मानते हैं, इन दोनों के बीच में, ठीक है, वैदिक एज। तो सिंधु घाटी सभ्यता की टाइमलाइन देखें तो 2500 से 2500 BC से लेकर 1750 BC तक। वैदिक की देखें तो 1500 से 600 BC तक। ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है वैदिक एज भी। जो 1500 से 1000 तक, 1500 से 1000 BC तक तो है ऋग्वैदिक का, कौन सा का, ऋग्वैदिक का। और इसके बाद वाला जो टाइम पीरियड है इसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। यहाँ भी काफी सारे चेंज आए। ऋग्वैदिक काल थोड़ा ठीक था, यहाँ स्थिति अच्छी थी, विमेन की स्थिति भी अच्छी थी, ब्राह्मणों का डोमिनेंस इतना ज्यादा स्थापित नहीं हुआ, मतलब इक्वलिटी थी। जैसे यहाँ है वर्ण व्यवस्था ज्यादा हाई होगी, ठीक है। तो इस प्रकार चला ये हिस्ट्री। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। और ये माना जाता है 6600 BC से लेकर, ठीक है। और यहीं से क्या हुआ, आयरन का यूज स्टार्ट किया आदमी। इसका आयरन का यूज। ये तो कैसी है, कांस्य युगीन, ठीक है, कांस्य युगीन। कांसा क्या होता है, कॉपर और टिन, ठीक है। आयरन का यूज स्टार्ट हुआ, जंगल साफ हुए खेती के लिए, बड़ा मैदान तैयार हुआ, आयरन से बढ़िया औजार बने, बढ़िया हथियार बने। तो यहीं से फिर मेन क्या हो, नगरीकरण का उदय, नगरीकरण का उदय। महाजनपद काल सुना हुआ आपने, फिर आगे महाजनपद काल, आगे चलकर फिर मौर्य एम्पायर आएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये, तो ये हमने बेसिक सा हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन देखा है, लिख लो इसको। ठीक है, तो हिस्ट्री को हमने टाइम पीरियड के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड किया, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में, ठीक है। प्री हिस्ट्री में क्या है, कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिला। जो भी पता लगाया हमें आर्कियोलॉजिस्ट की फाइंडिंग के आधार पर, उन्होंने जो खोज की उसके आधार पर ही हमने जाना है। प्रोटो हिस्ट्री, रिटन एविडेंस तो मिले लेकिन बहुत कम मिले, और जो भी मिले हम लोग पढ़ नहीं पाए हम, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री पीरियड, जिसमें हमारे पास रिटन एविडेंस भी अवेलेबल है, ठीक है। देखो प्राचीन जो भी सभ्यताएं मिली है वो कहां पर मिली है, नदी घाटी में। कहां पर मिली है, नदी घाटी में, नदी घाटी में मिली है। जो भी प्राचीन सभ्यताएं में मिली है ज्यादातर, ठीक है।
नदी घाटी में, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता नदी घाटी में क्यों मिली है यहाँ पर, क्योंकि एक तो पानी अवेलेबल है, ठीक है। जो औजार बनाते थे पानी में ऐसे पत्थर पड़े रहते थे तो ये बहुत चिकने हो जाते थे पानी के उसके वजह से, तो उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी उन्हें फाइन अच्छा बनाने के लिए, इसलिए पत्थर पेबुल जिन्हें कहते हैं पेबुल, ठीक है। इसके अलावा जो जानवर है पानी पीने वगैरह कहाँ पर आते थे, सब नदी घाटियों में, तो शिकार या आखेट, ठीक है। तो ये मेन रीजन थे, इसलिए ज्यादातर जो भी सभ्यताएं डेवलप हुई कहाँ पर हुई, नदी घाटियों में डेवलप हुई, ठीक है। इसके अलावा एक हिस्ट्री पढ़ने का तरीका, हिस्ट्री देखो हिस्ट्री केवल युद्ध नहीं है, सिर्फ युद्ध पढ़ लिए युद्ध कोई हिस्ट्री है ही नहीं बेसिकली, ठीक है। हिस्ट्री को आप बांटो, पॉलिटिकल हिस्ट्री, राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास, इसमें पढ़े, इसमें दो चीजें पढ़ते हैं हम, एक तो क्या शासन व्यवस्था कैसी है, शासन व्यवस्था, जैसे कि अभी हमारे पास क्या है लोकतंत्र, वैसे उस टाइम पे क्या होता था राजतंत्र, राजतंत्र के भी दो टाइप, केंद्रीकृत या विकेंद्रीकृत। केंद्रीकृत में क्या चाहिए, मजबूत राजा चाहिए, यानी कि बहुत पावरफुल होना चाहिए राजा। जैसे केंद्रीकृत शासन व्यवस्था में ये दिक्कत रहती है कि जैसे कमजोर राजा आता है व्यवस्था टूट जाती है, ठीक है। और प्रशासन, कैसा प्रशासन था, ये मेनली पॉलिटिकल हिस्ट्री में हम ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य किन किन देशों के साथ व्यापार था, खेती कैसी खेती होती थी, कैसे उद्योग धंधे थे, मुद्रा प्रणाली, ये सब चीजें किसमें आ जाती है, आर्थिक इतिहास में आ जाती है, ठीक है। तो इतिहास को ऐसे ही पढ़ा जाता है। इसके बाद आती है हमारे सोशल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, इसमें पढ़ते हैं वर्ण व्यवस्था, दास प्रथा, इसके अलावा महिलाओं की स्थिति, ये सब चीजें किसमें पढ़ते हैं, सोशल हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक कल्चरल हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री यानी कि सांस्कृतिक इतिहास, सांस्कृतिक, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, आर्ट, लिटरेचर, ठीक है। ये सब चीजें किसमें आ जाती है, कल्चरल हिस्ट्री में आ जाती है, धर्म। इसके अलावा एक ज्योग्राफी से भी अटैचमेंट है इसका, ज्योग्राफी, क्योंकि हमारा खान पान रहन सहन किससे प्रभावित होगा, ज्योग्राफी से प्रभावित होगा, ठीक है। नदी भी क्या है, ज्योग्राफी को ही रिप्रेजेंट कर रही है, कैसा आवास होगा, जैसे ठंडा स्थान है तो वैसे कपड़े पहने जाएंगे, वैसे खान पान की चीजें होगी, तो ये सब चीजें, तो ये है बेसिकली हिस्ट्री का ओवरव्यू। इनमें कहीं भी वार नहीं आएगा, ठीक है, युद्ध कहीं भी नहीं आएगा, युद्ध बहुत एक छोटा पोर्शन है बस, लेकिन हिस्ट्री में इसे क्या गया है, ग्लोरीफाई किया गया है, इसलिए हमेशा हम युद्धों को ज्यादा तवज्जो देते हैं, फला राजा ऐसा था, फला राजा ऐसा था, जबकि उसके काम देखे जाते हैं, जैसे ताजमहल आज प्रेजेंट है, कल्चरल हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। इस प्रकार से तो चाहे तो लिख लो इसको कि क्या माइंडसेट रहना चाहिए हिस्ट्री पढ़ने का, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो जो आरंभिक सभ्यताएं विकसित हुई है वो कहाँ पर विकसित हुई है, नदी घाटियों में। क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पर पानी अवेलेबल है, यहाँ पर उनके लिए जो पत्थरों के औजार बनाते थे पेबुल्स वो भी अवेलेबल थे, इसके अलावा पानी वगैरह पीने आते थे जानवर तो उनका शिकार भी कर लिया करते थे, ठीक है। और ये हमारा हिस्ट्री का जो पर्सपेक्टिव है, कैसे हमें हिस्ट्री पढ़ना है वो बात, पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी पढ़ना है, इकोनॉमिक भी पढ़ना है, सोशल भी पढ़ना है, कल्चरल भी पढ़ना है, ठीक है। इसमें एक साइंटिफिक भी आ जाती है कि कैसे चीजें इवॉल्व हुई, जैसे जीवाणु तो पढ़ी थी हमने, ठीक है, तो वो क्या है, साइंस का पार्ट है। ठीक है, ये पहले तो हमने पढ़ा था हिस्ट्री का कालखंड के आधार से पर वर्गीकरण, टाइमलाइन के अनुसार वर्गीकरण, ठीक है। जो हिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट लिया है वो किसने लिया है, अंग्रेजों ने। अंग्रेजों को ऐसा मानना था कि इनके सोसाइटी को, इनके कल्चर को अच्छे से समझ लो ताकि हम बेहतर तरीके से इन पर रूल कर पाए, ठीक है। इसलिए उन्होंने ज्यादा हिस्ट्री में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, तो ये साम्राज्यवादियों ने हिस्ट्री का वर्गीकरण किया है, ठीक है। साम्राज्यवादियों, हिस्ट्री में अलग अलग लेखन परंपराएं हैं, जैसे कि साम्राज्यवादी लेखन,
नेशनलिस्ट लेखन, इसके अलावा एक सबोल्टन रहता है जो कि मजदूरों की, किसानों की, इनकी बात करता है, ठीक है। तो ये इतिहास लेखन के अलग अलग है। जो सबोल्टन रहेगा यानी कि जो मजदूरों किसानों की रहेगा वो उस पर ज्यादा जोर देगा। साम्राज्यवादी साम्राज्यवादियों की पढ़ाई करेगा। राष्ट्रवादी लेखन राष्ट्रवादियों की ज्यादा पढ़ाई करेगा। जैसे गुप्त काल हमारा स्वर्ण काल था, ये किनकी बात है, ये राष्ट्रवादियों की बात है, ठीक है। और ऐसे एक है जो प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद क्या हुआ, अंधकार युग खत्म हो गया और मॉडर्न एज में हम प्रवेश कर गए। एक इसका कथन हो गया साम्राज्यवादी हुआ, ठीक है। साम्राज्यवादी के अनुसार, ठीक है। सबसे पहले आएगा एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत। ये कब तक माना जाता है, 712 एडी तक। 712 एडी में क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। इसके पहले वाला पीरियड कैसा माना जाता है, एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन भारत माना जाता है, ठीक है। इधर ये चल रहा है 712 एडी तक, ठीक है। देखो हिस्ट्री में जो कैसे डिसाइड किया है, चेंजेस के आधार पर डिसाइड करते हैं कि इसमें ऐसा चेंज हुआ तो ये अलग पीरियड हो गया, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री हो गया। इसके बाद आया मिडिएवल हिस्ट्री। मिडिएवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। अभी सभी अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। 712 एडी से लेकर 1206 तक, इसको बोलते हैं हम अर्ली मिडिएवल पीरियड, ठीक है। पूर्व मध्यकाल। मध्यकाल मतलब ये क्या है, ट्रांजिशन पेज है। सीधा हम किसी भी चीज में शिफ्ट थोड़ी हो जाते हैं, धीरे धीरे होते हैं। तो ये क्या है, बीच में शिफ्टिंग पीरियड है, ठीक है। उसके बाद आता है सल्तनत काल। सल्तनत काल, जिनमें अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ गोरी खत्म यहाँ पे है ना। इस सल्तनत काल 1206 से लेकर 1526 तक। सल्तनत काल जिनमें विभिन्न, जैसे गुलाम वंश हुआ, खिलजी वाला हो गया, तो ठीक है, अलग अलग वंश आए। 1526 बाबर आ गया, तो इसको बोलते हैं इस पीरियड को सल्तनत काल, ठीक है। फिर आगे कौन सा आ जाएगा, मुगल काल। मुगल काल 1526 से लेकर 1857 तक। मुगल काल को भी दो भाग में बांटा गया है, एक तो ग्रेट मुगल, एक तो ग्रेट मुगल। बाबर के टाइम से लेकर औरंगजेब के समय तक, ठीक है। औरंगजेब मरे बाद मुगल पुष्ट हो गए, तो बाद वाला जो पीरियड है 1707 से लेकर 1857 तक, इसे उत्तर मुगल काल कहने लगे, ठीक है। जब मुगलों का हास होना स्टार्ट हो गया। 1857 में बहादुर शाह जफर थे, 1857 क्रांति के समय। और इसके बाद का पीरियड क्या आ जाएगा, मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया 1857 के बाद। वैसे इसको पूर्व मध्य काल भी कहने लगे, जो ये 1707 के बाद वाला टाइम है ना, इसको पूर्व आधुनिक काल, ठीक है ना। जिसे इधर पूर्व मध्य काल था, वैसे इसको क्या कहने लगे, पूर्व आधुनिक काल, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। तो ये हिस्ट्री का हमने क्लासिफिकेशन दे दिया, पहले टाइमलाइन के अकॉर्डिंग और बाद में साम्राज्यवादियों के अनुसार। उन्होंने का मानना है साम्राज्यवादियों का कि हम जो है मॉडर्न एज लेके आए, ठीक है। इसके पहले भारत कैसा था, मध्यकालीन भारत। अब पढ़ते हैं सभ्यताएं। सभ्यताएं, तो पहले बात करते हैं स्टोन एज की। स्टोन एज, ठीक है। देखो सबसे पहले जो यहाँ पर खोज हुई राजस्थान में, वो किसने की, पाषाणकालीन स्तरों के बारे में बात करें तो एक थे C.A. हैकेट। इन्हें क्या खोजा, हैंड एक्स, यानी कि हाथ वाली कुल्हाड़ी, ठीक है। हस्त कुठार, कुठार कहते हैं इसको, कुठार, ठीक है। हैंड एक्स खोजा इन्होंने, कहां पर खोजा, एक तो इंद्रगढ़ और दूसरा विराटनगर। विराटनगर जयपुर, ठीक है, 1870 में।
सबसे पहले खोज CAA ने की, इन्हें इंडेक्स मिली, तो ये पाषाण कालीन स्थल है, ठीक है, इंदरगढ़ और विराटनगर। इसके बाद एक और आए सेनट काल। इन्होंने सेम ऐसी चीजें कहां खोजी, झालावाड़ में। एक और थे बी ओल्चिन, इन्होंने कहां से खोजी, जालोर से, ठीक है। तो ये आरंभिक जो हमारे साक्ष्य मिले हैं पाषाण काल के राजस्थान में साइट होंगे, वो है CAA इंपोर्टेंट है कि इन्होंने कहां पर खोजा या किसने खोजा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, और जो हमारी मेजर साइट है, ठीक है, आपके सिलेबस में क्या है, ठीक है, पहले बागोर पढ़ते हैं, ठीक है, बागोर बागोर कहाँ पड़ता है, बागोर भीलवाड़ा में पड़ता है, ठीक है, भीलवाड़ा। अब आरंभिक सभ्यता हमने देखी थी कहाँ मिलेगी, नदी घाटियों के किनारे। तो ये कौन सी नदी के किनारे आ जाएगी, कोठारी नदी। पढ़ा था हमने जब बनास नदी पढ़ रहे थे तब, मेजाबान बना हुआ है इस पर, ठीक है। खोज किसने की इसकी, खोज की वीरेंद्रनाथ मिश्र, शॉर्ट में VN मिश्र, पूना के प्रोफेसर थे ये, ठीक है, वीरेंद्रनाथ मिश्र। यहाँ पर क्या क्या मिले, यहाँ पर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक कॉपर की छेद वाली सुई भी मिली है, ठीक है, क्या मिली है, यहाँ पर कॉपर की सुई मिली है, छेद वाली। इससे क्या अंदाजा लगता है, एक तो कॉपर और दूसरी सुई, मतलब कॉपर की सुई है तो एक तो कॉपर की अवेलेबिलिटी का भी पता लगता है, दूसरी सुई में छेद है यानी कि कुछ बुनाई का काम होता होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम अंदाजा लगाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, बागोर में कौन सी साइड है, स्टोन एज की, स्टोन एज में भी मध्य पाषाण काल, एक ही साइड अलग अलग काल में हो सकती है, ठीक है। और नवपाषाण काल के भी वहां मिल सकते हैं, पुरापाषाण काल के भी मिल सकते हैं, ठीक है। कहां पर है, भीलवाड़ा में। इंपॉर्टेंट क्या है, नदी। खोज किसने की, वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है। और कॉपर की सुई वाली छेद, कॉपर की सुई मिली है छेद वाली, ठीक है। तो इसको लिख लो, ठीक है। तो बागोर कहां पर है, भीलवाड़ा में। कौन सी नदी के किनारे, तो कोठारी, किसने खोज की, वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। और ये पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले यहाँ पर, और एक कॉपर की छेद वाली सुई भी मिली है, ठीक है। अगला देखो तिलवाड़ा, कहां पर है तिलवाड़ा, बाड़मेर। और इसकी जो खोज की थी वो भी किसने की थी, VN मिश्र ने, वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। अभी अभी कोई सी नदी के किनारे होगा, कौन सी नदी के किनारे, लूनी के किनारे। और यहाँ पे क्या है, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य, ठीक है। इसके अलावा कई जगह ये भी लिखा रहता है कि यहाँ पर अग्निकुंड भी मिले, क्या मिले, अग्निकुंड। ये तो तिलवाड़ा कहाँ पर है, बाड़मेर में, लूनी के किनारे। किसने खोज की, VN मिश्र ने। पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, इसके अलावा अग्निकुंड के भी यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। किसके समकालीन है, बागोर के समकालीन। और स्टोन इस साइड देखते हैं, अन्य पाषाण कालीन स्थल। इनके केवल नाम ध्यान रखना है, जैसे ऑप्शन में देते हैं कि निम्न में से कौन सा पाषाण कालीन स्थल नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कोई एक अलग दे देगा। तो नागौर में है जायल और डेडवाना। एक है बूढ़ा पुष्कर, कहां पर है ये, अजमेर में। इसके अलावा दो तो हो गए, इंद्रगढ़ हो गया और विराटनगर हो गया, ठीक है।
इसके अलावा एक भानगढ़ पढ़ा था हमने। भानगढ़ कहाँ पर है? अलवर में, भूतिया जगह। एक पहली लीला की जहाँ शूटिंग हुई थी, क्रोशिया का आंगनबाड़ी का पढ़ा था भानगढ़, ठीक है। और इसकी खोज भी देख लेना, के सौंदराजन ने की थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे पाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। बागोर पढ़ना है थोड़ा डीप में, तिलवाड़ा पढ़ना है, और बाकी इनके नाम ध्यान रखना है, ठीक है। लिख लो। ठीक है, तो कौन कौन सी साइट है पाषाण काल की? एक तो बागोर है, एक तिलवाड़ा है, जायल, डिडवाना, बुढ़ा पुष्कर, भानगढ़, ये आदि क्या है? पाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। बागोर कौन सी नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। और तिलवाड़ा लूणी के किनारे। तो पढ़ते हैं कालीबंगा। ठीक है, सबसे पहले लोकेशन कहां पर है कालीबंगा? हनुमानगढ़ में, ठीक है, हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। अब कालीबंगा नाम कैसे पड़ा? यहाँ पर खुदाई के दौरान क्या मिली? टूटी हुई काली चूड़ियां, ठीक है। तो उसके आधार पे पंजाब के टच में, ठीक है, बंगा मतलब चूड़ियां, काली चूड़ियां मिलने के कारण क्या हुआ? इसका नाम कालीबंगा। अब खोज किसने की इसकी? खोज की अमलानंद घोष, अमलानंद घोष ने खोज की 1952 में, ठीक है। खोज किसने की? अमलानंद घोष में। खोज की इन्होंने कि भाई ऐसा कोई विस्तार है, लेकिन यहाँ पर उत्खनन का काम किसने किया? तो उत्खनन स्टार्ट किया यहाँ पर बेबी लाल और बीके थापर, ठीक है, 1961 से 1969, ठीक है। खोज किसने की? अमलानंद घोष ने, और उत्खनन का काम बेबीलाल और बीके थापर ने किया, ठीक है। अब जो ये उत्खनन है 5 स्तरों में चला। कितने स्तरों में? 5 स्तरों में, अलग अलग स्तर, पहले यहाँ खोद दिया, फिर थोड़ा इधर खोद दिया, ऐसे 5 स्तर है, ठीक है। तो जो ये 5 स्तर है, इनमें से 2 मिले। एक तो मतलब हड़प्पा बस्ती है कालीबंगा, कैसे बस्ती है? हड़प्पा। लेकिन यहाँ पर पूर्व हड़प्पा के भी साक्ष्य मिले हैं और हड़प्पा कालीन के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। हड़प्पा के पहले के भी मिले हैं और हड़प्पा के समय के भी मिले हैं। तो जो 2 स्तर है वो तो है प्राक हड़प्पा के, इसके हैं प्राक हड़प्पा के, और 3 है हड़प्पा कालीन, ठीक है। पहले के जो 2 स्तर है, 1 और 2, तो किसके हैं? प्राक हड़प्पा के, यानी कि हड़प्पा से पहले भी यहाँ पे लोग निवास करते थे, फिर दूसरी जगह चल गए, क्योंकि वहां पर क्या हुआ? रीबिल्ट हुआ है चीजें, पुनः निर्माण हुई है, जैसे कि कुछ टूटी हुई थी तो वहां दोबारा बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही हड़प्पा कालीन, तीसरी, चौथी, पांचवी। जो एज पता करते हैं, किससे पता करते हैं? कार्बन डेटिंग पद्धति से एज पता करते हैं, ठीक है। नमूने लेते हैं और फिर कार्बन डेटिंग की सहायता से एज पता करते हैं, ठीक है। तो ये प्राक हड़प्पा के भी मिले हैं और हड़प्पा कालीन भी मिले हैं, ठीक है। अब देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इसकी एक विशेषता है। इसकी क्या विशेषता है? इसमें जो बस्तियां बनी होती थी ना, एक तो वेस्ट साइड और एक ईस्ट साइड, पूर्व और पश्चिम। जो पश्चिम की तरफ वाली बस्ती है वो ऐसे पहाड़ी पर स्थित रहती थी, ठीक है, और पूर्व वाली ऐसे मैदान में, ठीक है। अब ये पहाड़ी पर बस्ती रहती थी, तो इधर तो क्या था? दुर्ग, और इधर आम जनता। इससे क्या पता लगा आपको? विभाजन था, अमीर लोग, बड़े लोग, छोटे लोग। मोहनजोदड़ो पिक्चर देखिए, उसमें भी रहता है ये, देखा होगा, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट है, दो भी इंपॉर्टेंट चीजें बनी हुई होगी, वो किधर बनी हुई होगी? इधर साइड, ठीक है। और जो भी नॉर्मल सी चीजें होंगी ये उधर बसी होगी। जैसे यहाँ पर मिले हैं जुते हुए खेत, किधर बने हुए होंगे? इधर, कि भाई खेती बाड़ी तो तुम करो, हम तो टैक्स ले लेंगे, ठीक है। तो जुते हुए खेत किधर मिले? इधर, जुते हुए खेत। डायरेक्शन भी याद रखना इनकी, दक्षिणी पूर्व, साउथ ईस्ट, दक्षिणी पूर्व, ठीक है। अब जो जुताई हो रखी है इसमें, वो ऐसे एक ही तरह की जुताई नहीं हो रखी, जैसे कहीं पे पास है, कहीं पे दूर है,
एक भी फिर पास है, कहीं भी फिर दूर है। तो इससे क्या पता लगा कि एक ही खेत में दो फसलें हुआ करती होगी, ठीक है, ये अनुमान लगाया इन्होंने। क्योंकि जुताई पैरेलल नहीं है, जैसे एक ही प्रकार की फसल के लिए तो एक ही प्रकार की जुताई होती है, अलग अलग जुताई हो रखी है मतलब कि अलग अलग फसलें होते होंगे। तो एक ही खेत में दो प्रकार की फसल, ठीक है ना। और ये फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, जुता हुआ खेत के प्रमाण, ठीक है। अब अग्निकुंड, इनमें अग्निवेदिका या अग्निकुंड मिलेंगे, किधर मिलेंगे अग्निवेदिका? दुर्ग की साइड। भाई हवन यज्ञ यही काम करेंगे बेचारे, कहां से हवन यज्ञ करेंगे? तो अग्निवेदिका, तो 7 अग्निवेदिकाएं मिलेंगी। अग्निवेदिका, अब इनके आधार पर हम क्या पता लगा सकते हैं? अग्निवेदिकाओं के आधार पर कि संभवतः भक्ति भाव में यकीन रखते होंगे, कुछ हड्डियां वड्डियां भी मिली है तो बलि भी देते होंगे, ऐसा प्रमाण इनके आधार पर हम पता लगा सकते हैं। यहाँ से खेती का प्रमाण, बहुत से फसलें भी लिख देते हैं यहाँ पर कि चना और सरसों, ऐसे कुछ फसलें भी, लेकिन ये क्या है, मतलब आप श्योर नहीं हो इनके बारे में, भाई चना या सरसों होता होगा, ये केवल अंदाजा है, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जुते हुए खेत दिशा दक्षिणी पूर्व, और जो जुताई हो रखी है वो इस प्रकार हो रखी है कि अलग अलग तरीके की जुताई, यानी कि एक ही खेत में दो प्रकार की फसलें। फसलें कैसी थी ये एग्जैक्टली कोई भी नहीं जानता, ठीक है। और एक ही साथ अग्निवेदिका, ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बनाओ फिर आगे दोबारा बनाते हैं, ठीक है। तो दो मेन फैक्ट क्या है यहाँ पर, एक तो जुते हुए खेत, डायरेक्शन क्या है, साउथ ईस्ट, इनकी जुताई का पैटर्न अलग अलग है, इसलिए ऐसा पता लगता है कि यहाँ से दो फसलें हुआ करती होगी, ठीक है। और अग्निवेदिकाएं मिली है यहाँ पर। ठीक है, तो कालीबंगा में अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, जुते हुए खेत, ठीक है। डायरेक्शन क्या है उनकी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, और जो उनका बोने का पैटर्न है, उसकी जुताई का जो पैटर्न है वो क्या है, अलग अलग है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर दो फसलें हुआ करती होगी, ठीक है। हम श्योर नहीं है लेकिन दो फसलें हुआ करती होगी, ठीक है। इसके अलावा हमने अग्निवेदिकाएं भी देखी कि यहाँ पर 7 अग्निवेदिकाएं भी मिली है, जो कि कर्मकांडों के बारे में, यानी कि इनके कर्मकांडों के बारे में जानकारी देती होगी, या ये कर्मकांड क्या करते होंगे, ठीक है। इसके बाद एक दशरथ शर्मा का नाम लिखो, दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है हड़प्पा, इसलिए उसको क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कहो या हड़प्पा सभ्यता कहो। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो 2 राजधानियां थी वो तो थी, एक तो हड़प्पा और एक थी मोहनजोदड़ो। तो दशरथ शर्मा ने कहा जो कालीबंगा है वो क्या है, तीसरी राजधानी, कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी, तीसरी राजधानी, यानी कि इतनी सिमिलरिटी मिली थी यहाँ पर, इसी कारण ये स्टेटमेंट कहा गया, ठीक है। इसके बाद देखो, यहाँ पर जो नालियाँ मिली हुई है वो मिली हुई है लकड़ी की। कैसी नालियाँ मिली हुई है यहाँ पर, लकड़ी की नालियाँ, लकड़ी की नालियाँ। हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में जो है ढकी हुई नालियाँ मिलती है। कैसी नालियाँ मिलती है, नालियाँ भी मिलती है और ढकी हुई नालियाँ, बहुत तगड़ा ड्रेनेज सिस्टम था उनका, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी को भी बताती है ये, ठीक है। अगर मैं आपसे जैसे बाद में क्वेश्चन दूँ कि कालीबंगा में वैज्ञानिक पद्धतियों का वर्णन करो, तो आप कैसे बताओगे, तो आप इन्हीं आधार पर बताओगे, ठीक है। तो लकड़ी की नालियाँ। इसके अलावा यहाँ पर जो मकान बनाने में जो यूज हुई है वो कैसी ईंटें यूज हुई है, कच्ची ईंटें यूज हुई है, ठीक है। कच्ची ईंटों का प्रयोग, कच्ची ईंटों का प्रयोग। कच्ची ईंट थी, उनको क्या किया करते थे, सूरज की रोशनी में तपाते थे। तो कैसी थी ये, सूर्य तापी, सूर्य तापी या सौर तापी, है ना। सूर्य में पकाते थे इनको और फिर उनका यूज करते थे। लेकिन एक जगह ऐसा था, एक पर्स ऐसा है पूरी जगह पे जहाँ पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग मिला है। कैसा, अलंकृत ईंटों का प्रयोग। और ये हड़प्पा में ऐसी एकमात्र पर्स है ये, ठीक है। पूरे हड़प्पा में एकमात्र फर्श जहाँ पर क्या मिली है, अलंकृत ईंटें मिली है, ठीक है। अलंकृत ईंटों का मतलब है कुछ भी डिजाइन बनी हुई है ऐसे ईंट पे, ऐसे इस टाइप पे, ठीक है ना। तो अलंकृत ईंटों का प्रयोग, एकमात्र फर्श, प्राचीनतम
ठीक है ना, प्राचीनतम। यानी कि सबसे पहले अलंकृत ईंटों का प्रयोग अगर पूरे हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो कहाँ पर मिली है, कालीबंगा में मिला है, ठीक है, अलंकृत ईंटों का प्रयोग। इसके अलावा यहाँ पर बेलनाकार मुहर भी मिली है, क्या मिली है, बेलनाकार मुहर। मुहर, मुहर को कहते हैं सील। अब देखो मुहर जो यूज में आती थी, जो सील उपयोग में आती थी, वो किस लिए आती थी, एक तो जैसे व्यापार होता था तो एक देश से या एक जगह से दूसरी जगह व्यापार होता था, तो ये किसको बताती थी, ओनरशिप को, स्वामित्व को, कि भाई किसकी है ये। जैसे आज अपन कोई चीज़ लेके आते हैं, जैसे सैमसंग का फ़ोन, इसका फ़ोन, तो जो उस पर टैग लगा रहता है उससे पता लगता है, तो क्या बताती थी मोहर, स्वामित्व को बताती थी, एक गुणवत्ता को। आज भी ऐसा ही है, नाइकी का जूता अच्छा और नाइमी का जूता खराब, ठीक है, ऐसे होता है, तो वैसा ही सिस्टम था, ठीक है, तो गुणवत्ता। और इन पे ऐसे अक्षर उभरे रहते थे, ऐसे अक्षर, ठीक है, अलग अलग टाइप के अक्षर उभरे रहते थे, उनके आधार पर पता लगता था। उनमें इनका भी जो भी इम्पोर्टेंट, मतलब हड़प्पा सभ्यता में बात करें तो पशुपति की सील आती है, एक पशुपति, तो पशुपति का सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका सिंबल उकरा रहता था इन पे, ठीक है, उनका। तो ये है सील का, क्यों यूज आती थी सील, ओनरशिप को बताने के लिए, गुणवत्ता बताने के लिए कि भाई हाँ ये अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है। तो बेलनाकार मुहर भी यहाँ से मिली है, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर जो सड़कें बनी हुई है ना, वो कैसी बनी हुई है, ग्रिड पैटर्न पे, ग्रिड पैटर्न समकोण पे मिलती है सड़कें। कैसी सड़कें बनी हुई है, ऐसी। ये है सड़कों का प्रारूप, सड़कों का प्रारूप ग्रिड पैटर्न पर आधारित है। कैसा पैटर्न है, ग्रिड पैटर्न। सड़कें जो कैसी मिल रही है, समकोण पर, ठीक है, ग्रिड पैटर्न, ठीक है, समकोण पर मिलती है सड़कें। कच्ची ईंटों का प्रयोग, अलंकृत ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र फर्श सूर्य में तपाई हुई ईंटों का यूज होता था। लकड़ी की नालियाँ है, ठीक है, तो यानी कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी कैसा था, अच्छा था। ये लकड़ी की नालियाँ आगे चलकर एक ऐसे पोर्ट में मिल जाती थी, तो जो पानी था वो फैलता नहीं था, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, साफ सफाई सैनिटेशन का भी ध्यान रखा जाता था। ग्रिड पैटर्न आ गया, तो ये सब क्या है, ज्यामिति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि साइंटिफिक चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हो गया। मोहर में भी क्वालिटी देखी जाती थी, ईंटों में भी जैसे शेप भी देखा जाता था, इनका प्रपोर्शन ध्यान रखना, 4 2 1 ऐसे कुछ प्रपोर्शन रहता था, एक फिक्स प्रपोर्शन, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में कच्चे ईंटों का प्रयोग हो गया, लकड़ी की नालियाँ होगी, इन सबसे क्या है, आप साइंटिफिक एविडेंस जुटा सकते हो, ठीक है। जैसे जुते हुए खेत हो गए, उनकी डायरेक्शन के आधार पर उन क्या नाम से भाई, जुते हुए खेतों का जो शेप है वो अलग अलग है, अलग अलग तरह की जुताई, तो वैसे 2 फसलें, इस प्रकार से सारा क्या है, साइंटिफिक चीज़ों को बताता है। जैसे किसको बताता है, ज्यामिति को। तो इस आधार पर आप अलग अलग कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कालीबंगा पूरी हो गई। इसमें 1-2 चीज़ें और लिख लो। एक तो क्या है, यहाँ के जो मकान वगैरह मिले हैं, आवासीय इलाके हैं, वहाँ पर क्या है, दरारें मिली है। क्या मिली है, दरारें। तो दरारों के आधार पर ये कहा है कि भूकंप के साक्षी, किसके साक्षी, भूकंप के साक्षी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक कंकाल मिला है जिसकी खोपड़ी में 6 छेद हैं। कितने छेद हैं, 6 छेद हैं। पानी से लेगा कि सोडे से, बोलो, ठीक है। कंकाल की खोपड़ी में कितने मिले हैं, 6 छिद्र। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये मेडिकल एक्सपेरिमेंट करते होंगे ऐसे। ये अच्छे छिद्र ये बताते हैं कि भाई उसके कुछ ऐसे गड़बड़ जाला हो गया होगा जिसको सुधारने का प्रयास कर रहे होंगे, ये चीज़ बताता है 6 छिद्र को। या किसी ने ठोक ही दिया हो, बोल पानी से लेगा, सोडा से लेगा या डायरेक्ट। तो कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र साक्ष्य। अब देखो ये विलुप्त क्यों हुई, इसके बारे में अलग अलग जो थे, अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना था। किसी का मानना था कि यहाँ पर जो घग्गर नदी थी ये सूख गई, इस वजह से शुष्कता बहुत ज़्यादा बढ़ गई
पानी की समस्या आ गई, पशु मर गए, तो इस कारण से ही विलुप्त हुई। बहुत सौ का मानना था कि जो घग्गर नदी थी, कुछ ऐसे टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई जो घग्गर नदी ने क्या किया, अपना मार्ग बदल लिया। ठीक है, तो ये क्या है, या तो घग्गर का सूखना या घग्गर नदी द्वारा मार्ग परिवर्तित, या बहुत से घग्गर में बाढ़। तो ये मेन कारण है इसके विलुप्त होने के। ठीक है, किसी एक पर हम श्योर नहीं हो सकते कि भाई यही कारण था, बस अलग अलग लोगों ने अलग अलग हिसाब से अलग अलग तर्क दिए। ठीक है, तो दरारें से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, कंकाल मिला है एक जिसकी खोपड़ी में 6 छेद हैं। ठीक है, विलुप्त होने के क्या कारण है, घग्गर में बाढ़, घग्गर का सूखना, या घग्गर नदी का जो मार्ग है परिवर्तित। क्योंकि जो नदियों का जो मेन सेटलमेंट था वो किसके किनारे रहता था, नदी घाटियों के किनारे। नदी खत्म तो सभ्यता भी खत्म। ठीक है, लिखो। तो ये इस प्रकार से आज हमने थोड़ा हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देख लिया और सभ्यताएं देख ली, स्टोन एज वाली देख ली और कालीबंगा देख लिया आज। ठीक है, ये स्टार्टिंग में लिख लेना, ये कांस्य युगीन है। कैसी है, कांस्य युगीन। कालीबंगा कैसी है, कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, धन्यवाद।